देखिए हमारे यहाँ दो एक्ट एक एक्ट का नाम है हिंदू सशक्तिकरण एक्ट 1926 और दूसरा नाम है इंडियन सशक्तिकरण एक्ट 1920। दो एक्ट हैं, हिंदू सशक्तिकरण एक्ट 1926, इंडियन सशक्तिकरण एक्ट 1920। मुसलमानों के लिए अपना शहर जो है वो मध्य प्रदेश और हिंदू सशक्तिकरण एक्ट में हिंदू जैन बुद्धिस्ट ये सब आते हैं और बाकी सब के लिए एक ही एक्ट है जिसका नाम है इंडियन सशक्तिकरण एक्ट 1920। हम देखिए कई बनने के पहले प्लानिंग कर और कई प्लानिंग नहीं। जो प्लानिंग करते हैं वो बिल देते हैं और बिल लिख सकते हैं आपके बारे में कि मेरे बनने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी इस बिल करते हैं। जरूरी है या अपनी चॉइस जिसको कितना दे, लेकिन ये बच्चे अपने आदमी बांटने की बात पहले बेटे को ज़्यादा मिलता है, बेटी को कम। तो जमाना चला गया और बेटी को ज़्यादा मिलता है, बेटों को कम मिलना चाहिए। बिल्कुल तैयार वो जमाना चला गया और बेटों का ज़्यादा ये लेकिन लॉ ने इक्वल हक दिया। मेरे मानने के बाद अगर मैं बताता हूँ तो कौन तरीके का तो मैं नहीं, अगर बिल नहीं लिखी है तो एक हिंदू सशक्तिकरण 1926 वो होता है इंटेस्टेड सक्सेशन। इंटेस्टेड मींस विदाउट राइटिंग पे फिर होता है टेस्टेड सक्सेशन। आपने बिल लिखी कई बार होता है कुछ आइटम पे लिखी कुछ के लिए कुछ सब्जेक्ट के लिए लिखी कुछ के लिए नहीं। जिसके लिए लिखी वो इंडियन सशक्तिकरण एक्ट 1925 लगेगा, जिसके लिए नहीं लिखी हिंदू सशक्तिकरण एक्ट 1926। अगर मैंने नहीं लिखी तो जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा स्टेट है, जो मैंने जो भी है मेरा लीगल एवं क्लास 1 मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे लीगल एवं क्लास 1 को इक्वल रेशियो मिल जाएगी। इक्वल अलग अलग इक्वल रेशियो। हाँ बिल लिख के कैसे बनती है, अगर बिल नहीं लिखी है तो क्लास 1 के लीगल को इक्वल। अगर क्लास 1 में कोई भी नहीं, अगर क्लास 1 में 4 है 25 क्लास 1 में 3 है 1/3 क्लास 1 में 2 है 50 क्लास 1 में 1 ही है 100% कोई भी नहीं है तो क्लास 2 को वो क्लास 2 के लीगल में इक्वल नहीं। वहाँ अलग अलग स्टेप लेते हैं, ये वाले होंगे तो इसको जाएगी और उनमें से कोई नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगी, उससे कोई नहीं होगा तो थर्ड स्टेप में जाएगी। ईच स्टेप पर इक्वली ईच स्टेप पर मेरे बनने के बाद मेरी प्रॉपर्टी और अगर उसमें भी कोई नहीं ना क्लास 1 का है ना क्लास 2 का तो एग्रेस्ट होगा। एग्रेस्ट मींस फादर के वो रिलेशन जो अभी कुछ कैटेगरी में ऊपर वाले नहीं, वो एग्रेस्ट वो भी नहीं तो कॉग्रेस है। मदर के वो रिलेशन जो ऊपर नहीं, जो मैंने पहला बोला अगर कोई भी नहीं तो दुनिया में करने के फिर तो गवर्नमेंट में क्या तेरा ना क्लास 1 का है ना क्लास 2 का है ना एग्रेस है ना तो कॉग्रेस है तो किसको जाएगी ये हमारा लॉ। अब मुझे क्लास 1 में पढ़ा
Number one, soft space. When even here, there are big people. Number one, what? Number two, sun, water. और एक और भी जो उस कैटेगरी में वो है मदर। मदर को भी उतना हिस्सा मिलता है जितना बीवी को। ये सोच के चलिए मदर का इक्वल इम्पोर्टेंस है, चाहे मदर डिपेंडेंट है या मदर इंडिपेंडेंट है, इससे कोई बात नहीं। अगर मेरे दो बच्चे हैं, बेटा बेटी का 1/4 मेरी माँ को जाएगा, 1/4 मेरी वाइफ को जाएगा, 1/4 मेरे बेटे को जाएगा, 1/4 मेरी बेटी को। अगर मेरे 3 बच्चे तो 1/5 जो सालों का साथ। अगर मेरी मदर नहीं है, तो उसका कोई शेयर नहीं। तो फिर बाकी अगर 2 बच्चे तो बात कर मेरी वाइफ को, बात कर मेरे बेटे को, बात कर मेरी अगर ज्यादा बच्चे तो उतनी बाकी बच्चे बात को अगर वाइफ भी नहीं तो उस एक से वाइफ पर कोशिश सिर्फ मेरे बच्चों कितना आपको बाहर की वो बातें ना करा, बाहर दूर तक नहीं होता है, पहली कैटेगरी ये तो केवल नहीं होगा। आगे का क्या होगा? बाहर तो हमारा ही तो इतनी गलती कहाँ पाते हैं अभी तक सुनने को दो, अभी शुरू हुआ है। मदर है तो मदर कुछ देगा, मदर नहीं है तो कुछ नहीं। वाइफ है तो वाइफ को मिलेगा और वाइफ नहीं है तो कुछ भगवान करते बेटा है तो सवाल पूछा जाएगा तो मिलेंगे। अगर बेटा प्री डिजीज मेरे बारे से पहले किसी के बारे की बात नहीं कर आपने ये कुछ भी बोल आपने कैसे बोल मेरे बारे से पहले तो मैं सवाल पूछूं आपको तो बेटा शादीशुदा था, शादीशुदा नहीं था कुछ नहीं। शादीशुदा था तो अगर वो जिंदा होता आज उसको कितना शेयर मिलना था, वो वाला शेयर उसकी वाइफ और बच्चों अगर वो जिंदा नहीं है और अगर मर गया है ठीक है तो हमने सवाल पूछा मैरिड और नॉट मैरिड मैरिज तो कितना शेयर मिलता वो जिंदा होता उसकी किस्मत के बाद कितना शेयर मिलता वो शेयर उसकी वाइफ करती होती। ऐसे बेटी की डेथ हो गई प्लीज उससे बाकी से भगवान ना करे तो हो सकता है तो अगर हो गई तो फिर सवाल पूछा जाएगा मैरिड और जवाब आया है अगर जवाब आया मैरिड तो रुकिए उसके बच्चों को जाएगा इसको देखो अगर पता नहीं उसके बच्चों को जाएगा जो पैसा उसको मिला है अपने पेरेंट्स से वो जो बेटा यहाँ से हो जाएगा जो पेरेंट्स से मेरे मरने के बाद ये अब भगवान ना करे प्री डिजीज सालों में प्री डिजीज बाप बेटा भी रहा और बेटे का बेटा फिर कोई सवाल पूछेगा मैरिज करने को क्या होगा वो उसके इक्वल रेशियो इक्वल रेशियो एक चीज मैं बता दूं पोता या पोती का कोई किसी तरह का नहीं है आप उसका आदत दिखता है या बदल दिखता है कोई मतलब ही नहीं होगा इतने को भाग्य कहते हैं वो पहले दादा को ऊपर देख सकते हैं कैसे कर सकता है कहीं भी लोग अगर निर्णय की पोता पोती कुछ नहीं बेटा और बेटी है तो उनको जानना है बेटा बेटी नहीं है तब पोता पोती तब ये पहले सवाल पूछा
कि पोता पोती तब आते हैं जब उसका फादर जो बेटा था उसका वो जिंदा नहीं है, जब उसकी मदर था वो जिंदा नहीं है। और फिर इसलिए दुआ है, अगर इनमें से कोई नहीं मांगेगा तो पहले लोग ये समझने वाली बात है। अगर आपको लगता है कुछ है तो पूछ लीजिए, और इसमें कोई भी नहीं है, क्या शादीशुदा ही नहीं था तो क्लास में 100% अगर कहीं एक भी है 100% बेटा है, बेटी है, बीवी है, वो तो हो गए। और बेटा भागने के बाद शादीशुदा था, दूसरे बच्चे को उसके बच्चे भी शादीशुदा थे और दोनों की डेथ हो गई, दूसरे बच्चे को अपनी भाई बहन तो भाई को नहीं कोई काम की दुकान अगर लीगली डॉक्टर है तो जरूर मिले। देखिए अडॉप्टेड सबको दिखता है, even हर मैरिड और अनमैरिड, माइनर और मेजर, डॉटर और सन, अडॉप्टेड सन, यस, और लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। अरे सुपर लोग बात लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट सन, बच्चे का भी इलेजिटिमेट, पेरेंट्स का रिलेशनशिप बच्चे कभी इलेजिटिमेट नहीं होते, इलेजिटिमेट टाइम को मिलेगा। पर हमारे यहाँ तो रिवाज है, बच्चे नर्सिंग पे पैदा होते और बाप को पैदा हुआ और आपको याद समझ आ गया। ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं बोलूं। बाप कोर्ट में पैदा हो सकता है लेकिन बच्चे तो हमेशा नर्सिंग होम में करते हैं। वो कोई पैदा होती है उनको मिलेगा और वो इन्हें मिलता है। अब आपके को तो मिलते ही और लीगल आरक्षण लेकिन 17 साल के बाद आपका बेटा है तो बेटी अडॉप्ट कर सकते हो, बेटा नहीं है। अगर आपकी बेटी है तो बेटा अडॉप्ट कर सकते हो, बेटी मेरी दवा है डॉक्टर। हालांकि नौकरी नौकरी नहीं है, ये पहले लीगल सुप्रीम को और मैं तो चाहता हूँ मुझे जानता कि क्या हुआ थोड़ा बहुत पढ़ लेते समझ लेते कि धन्यवाद। जय सिया राम। आज मैं होस्ट हूँ या गेस्ट, मुझे खुद को बड़ा असमंजस हो रहा है। 22 वर्ष पहले मैंने और SL जोशी साहब ने DF क्लब बनाया था। उस समय हम सब वर्किंग मेंबर थे और फ्राइडे लंच से हमने शुरू किया था और बाद में इरकोन के, कॉनकोर के और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और फिर जब मैं 2007 में छोड़ के गया तब 16-17 मेंबर्स थे। साथ में फिर मैं भुवनेश्वर गया तो थोड़ा रिश्ता कमज़ोर हो गया, लेकिन जब भी दिल्ली आता फिर भी अगर उस दिन कोई इवेंट होती तो ज्वाइन करता था। अब ये 200 के करीब पहुंचने वाले हैं और अभी भी मेरी इच्छा रहती है कि जब भी कोई इवेंट हो मैं आऊँ, और अगर मैं दिल्ली में होता हूँ तो मैं नहीं छोड़ता, आता हूँ। मैं भाग दौड़ करके आधा घंटा पौन घंटा जरूर पहुँचता ही हूँ। और दूसरी तरफ BLSP के जब मैंने मेरा गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम शुरू किया था तो मेरी सबसे पहला मुझे काम ब्रेक एकल विद्यालय में मिला था और 8 साल में एकल विद्यालय का CEO रहा।
इसलिए मेरे लिए BLSP के बारे में मेरे DF कलीग्स को कुछ बताना गर्व का भी एक विषय है, और दूसरा एक संकोच भी होता है कि मैं DF क्लब में इतने दिन रहा, मेरे समय में मैं एकल को DF क्लब में नहीं ला सका, नहीं जोड़ सका, जो अब दिनेश जी भाई साहब ने ये काम कर दिखाया। बंधुओं, हम सब 60s में या कुछ अर्ली 70s में भी होंगे, हमारी इनिंग पूरी हुई और अब हम उम्र के उस मोड़ पर हैं जब हमको हैप्पीनेस और प्लेजर वगैरह के लिए मनी अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि सोर्स ऑफ प्लेजर एज के हिसाब से, स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब जितना आनंद टू रिसीव, टू गेट, टू अर्न उसमें आता है, उससे कहीं अधिक आनंद टू गिव में आना चाहिए, आता भी है, आदत नहीं है, बस इतनी सी बात है। और दूसरा, ट्रस्टवर्दी और इम्पैक्टफुल सोर्स हम ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं होती कि कहाँ लगाया जाए, कहाँ दिया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं 8 साल एकल के साथ में था, क्योंकि मैंने उस समय भी बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग देखी, पूरी दुनिया के नॉन प्रॉफिट का एक तरह से स्टडी भी मैंने जब एक बार चैलेंज किया बोस्टन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं बोल रहा था वे बैक इन 2015, मैंने कहा कि द एकल इज़ द लीस्ट ओवरहेड NGO इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पर जैसे होता है, वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स ने उठ करके कि वेयर इज़ द स्टडी, क्योंकि उनके पास में तो स्टडी और वो रिपोर्ट सर्वे हुए बिना मानते नहीं। तो मैंने कहा कि दिस इज़ एज पर माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ, नाउ इट इज़ योर जॉब, यू आर द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हार्वर्ड है, करवाइए स्टडी। उन्होंने स्टडी करवाई विच इज़ पब्लिश्ड इन देयर HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में वो स्टडी पब्लिश्ड है, एंड देयर स्टडी कन्फर्म्ड दैट एकल इज द लीस्ट ओवरहेड ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स मोर देन $10 मिलियन के NPO को लिया था उन्होंने, लेस देन 10 मिलियन को उन्होंने उसमें स्टडी में शामिल नहीं किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवरहेड स्टोरी एक बात है, जैसे दिनेश जी भाई साहब ने बताया ना कि ओवरहेड कम होने का राज क्या है। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं और बाकी सारे वॉलंटियर्स BLSP के बैठे हैं क्राउड में, एक नया पैसा किसी भी प्रकार के खर्चे के लिए संगठन से नहीं लेते। डोनर भी हैं, वर्कर भी हैं, समय भी देते हैं, और अपना पूरा खर्चा, वो ट्रेवल का हो या किसी भी प्रकार का खर्चा हो, वो खुद उठाते हैं। दिस इज ए यूनिक मॉडल ऑफ वर्किंग, इसलिए ओवरहेड है ही नहीं। और दूसरा इम्पैक्ट, अगर हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि हम सब फाइनेंस के आदमी हैं, इसलिए हमको हर चीज़ में ROI चाहिए। तो ROI का जब सवाल आता है तो एकल से बढ़िया कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री थ्रू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, जितना पैसा एक साल में 30 बच्चों के एजुकेशन में जाता है, उससे ज़्यादा तो हम एक डिनर में खर्च कर देते हैं, और वो एक साल में 30 बच्चों को एजुकेट करते हैं। इससे ज़्यादा मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन, मैंने 8 साल काम किया NPOs में एकल के माध्यम से, उस समय भी बड़ी स्टडीज़ वगैरह की थी, कहीं नहीं मिला। तो इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, द लीस्ट ओवरहेड ऑफ वर्किंग इन द वर्ल्ड। और नंबर तो आपने सुन ही लिया, द स्केल ऑफ ऑपरेशन माइंड बॉगलिंग है कि 1 लाख के करीब रिमोट गाँवों में पहुँच है। सरकार की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो अपने स्टेट में होती है, जिसमें किसी स्टेट में 1 लाख गाँव भी नहीं है, सेंटर की भी नहीं होती। तो पैन इंडिया ऑल स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल, छोटे स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, तो सब स्टेट्स में रिमोट एरिया में, शहरों में नहीं, शहरों में काम करना बहुत आसान है NPOs के लिए, लेकिन रिमोट विलेजेज में काम करना, और उसमें भी 1 लाख के करीब गाँव में तक पहुँच, और फिर से जो BLSP का मॉडल हम जो आज लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो तो सिर्फ एक एजुकेशन का मॉडल है,
इसके और भी वर्टिकल्स हैं। इसका हेल्थ वर्टिकल है, आरोग्य, इसका डेवलपमेंट वर्टिकल है, ग्रामोत्थान, इसका संस्कार का एक अलग वर्टिकल है, श्री हरि समिति। तो डिफरेंट वर्टिकल्स को भी हम अगर जोड़ते हैं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एम्पायर है। और सारा रिसोर्सेज CSR के अभी आने शुरू हुए आफ्टर 2014। 13 में एक अमेंडमेंट हुआ, 14 में रूल्स वगैरह बने। मैंने ज्वाइन किया तब मैंने देखा एकल काम शेड्यूल 7 में आता है, सेक्शन 135 शेड्यूल 7 में नहीं था, एजुकेशन था। अब हमारा एजुकेशन को बताया गया कि भी आप तो एफिलिएटेड नहीं है बोर्ड से। तो फिर उस समय मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अरुण जी थे, अरुण जेटली जी, मिल करके उसमें ऐड कराया इंक्लूडिंग इनफॉर्मल एजुकेशन, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे ही जब फिर उस समय अशोक सिंघल जी ने कहा कि भी गौ माता नहीं आ रही है इस शेड्यूल CSR में, गौ माता का नहीं आ रहा है, तो उसमें फिर वो एनिमल हस्बेंड्री वाला एक उसमें अमेंडमेंट वगैरह करवाया। तो कुछ CSR से है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं, नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एट ऑल थ्रू इट्स 35 years ऑफ हिस्ट्री, ऑल फ्रॉम द सोसाइटी, ऑल फ्रॉम पीपल, पर्सनल पीपल लाइक अस। एंड अभी CSR का 2014 के बाद में थोड़ा शुरू हुआ है। तो समाज के आधार पर, समाज से रिसोर्सेज रेज करके और फिर रिमोट एरिया में कि प्राइवेट चिल्ड्रन को एजुकेशन करवाना, नथिंग कैन बी मोर पायस, नथिंग कैन बी मोर सेक्रेड एंड नेशनलिस्टिक ड्यूटी। तो आई एम टोटली सोल्ड आउट, बट ये तो एक संयोग की बात थी कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया एकल से, अभी मैं विश्व हिंदू परिषद में चला गया। अदरवाइज आई एन्जॉयड माई वर्किंग ऑफ 8 years इन एकल इमेंसली। और अभी भी जब भी पुराने साथियों से मिलता हूँ, अभी यहाँ पर रायजादा जी हैं, चुन्नू जी हैं, भाई साहब हैं, लक्ष्मी जी भाई साहब हैं, दिनेश जी, नरेश जी, विनीत जी, सुभाष जी भाई साहब, आई मीन जिनको भी देखता हूँ, अग्रवाल जी, गुप्ता जी वगैरह, अभी लगता है कि घर में आ गया, बैक होम। क्योंकि अभी भी 8 साल कम नहीं होते। आई हैव गिवन माई लाइफ 8 years ऑफ लाइफ टू एकल। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द joy of giving, and while selecting the highest ROI organization, this is the choice. That's all. Thank you very much. मेरा नमस्कार, जितने भी उपस्थित देवी सज्जनों सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले हमने ऑलरेडी बागड़ा जी को डिटेल में सुना और प्रोफेसर गिरीश आहूजा जी के अपने उनके जो ज़बरदस्त स्टाइल है अपना, उसमें सक्सेशन प्लानिंग के उसको भी सुना। और सबसे पहले लेकिन BRSP के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, उन सबका आदर करता हूँ मैं। और DF क्लब के भी हमारे सराफ साहब, आर्या जी, तिवारी जी और वरिष्ठ सदस्य जैसे यहाँ पर बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, हर शर्मा जी और अग्रवाल जी, और मैं उससे सबका नाम नहीं लूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक इतना लंबा चर्चा हो चुकी है, बाकी सब उसमें मेरे लिए सिर्फ यही छोड़ा है कि DF क्लब क्या है इसके बारे में बताऊँ। ऑब्वियसली डायरेक्टर फाइनेंस क्लब जो है, इसमें PSUs के इसमें जो एक बार डायरेक्टर फाइनेंस बन जाते हैं वो उसमें मेंबर बनते हैं। और ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ PSUs बहुत है और बहुत वर्षों से है ये, तो इसका मतलब एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा संख्या होनी चाहिए थी हमारी DF क्लब की, लेकिन क्योंकि एक वॉलंटरी संस्था है और उसमें अभी लगभग 200 करीब, अच्छा व्हाट्सअप हमारा एक ज़रिया है जिससे हम लोग मिलते थे, तो बहुत शुरुआत हुई थी। और 2012 में मैं इसका सदस्य बना, जब मैं डायरेक्टर फाइनेंस बना SCC में, उस समय मैं इसका सदस्य बना। ऑब्वियसली 2012 से पहले भी चल रही होगी, तो उस समय के वरिष्ठ कई लोग मौजूद होंगे, अभी इस सभा में मौजूद होंगे। और उसके बाद फिर एक बार एक DF क्लब में आप आ जाते हैं, उसके बाद आप आगे जाएँ, रिटायर जाएँ, इसके मेंबर बनते रहते हैं। ओवर द टाइम ऐसा हुआ है कि अभी रिटायर्ड लोग ज़्यादा हो गए हमारे क्लब में और जो वर्किंग लोग कम है। तो मैं हर मीटिंग में जो कहता हूँ, जो वर्किंग डायरेक्टर फाइनेंस है उनको मैं अलग से कहता हूँ अपना हाथ उठाइए और अपने आप को पहचान कीजिए। तो एक तो मैं
हीरानंद जी को देख रहा हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस NFL। और आइए हीरा बल्लभ जी, डेडिकेटेड फ्लीट कॉरपोरेशन में। और कोई? मोहन जी, आप इंट्रोड्यूस कीजिए आपको प्लीज़। ओके, ये फोन जी से, यस यस। तो ये एक्चुअली बताना चाहता था कि अभी इसको और एक्टिवेट करने के लिए एक प्रयास है, जिसमें इसको फॉर्मल एक संस्था बनाने का एक प्रयास है, जिसमें थोड़ा सा हिंट दिया उन्होंने, सराफ साहब ने थोड़ा हिंट दिया। आर्य जी शायद डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। तो जो फॉर्मलाइज होगा उसके क्या उद्देश्य हैं, हमारे क्या एम होंगे, क्या चार्टर होगा, उसके बारे में शायद थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये जो DF क्लब बना, हम लोग बीच बीच में मिलते थे, और उस समय शुरू में तो जितने भी उसके हमारे एक्टिव डायरेक्टर फाइनेंस थे, वो 2-3-4 महीने में कोई ना कोई स्पॉन्सर करता था। हम लोग मिलते थे 10-12-15-20 जितने भी लोग मिलते थे, इस तरह से सभी ने आई थिंक एक टाइम में स्पॉन्सर किया होगा, आपने भी किया होगा शायद कभी ना कभी स्पॉन्सर। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि क्योंकि रिटायर्ड लोग ज़्यादा हो गए और वर्किंग डायरेक्टर फाइनेंस कम है अभी भी, तो अब वॉलंटरी बेसिस पे हम ज़्यादा करते हैं, मुलाकात होती है। फिर कोविड आया तो कोविड में हमने उसका लुत्फ़ उठाया कि कैसे वर्चुअल मीट का क्या फ़ायदा होता है, तो उससे हमको ज़्यादा जोड़ा। कोविड के समय में बहुत मीट हुई, और उसमें प्रोफेसर आहूजा जी ने हमको इसी सब्जेक्ट पे बोला था। तो हम लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए तो ये रिवीजन था। आई थिंक काफ़ी लोगों ने अटेंड किया था उसमें, जो वर्चुअल मीट में आहूजा जी ने इसी सब्जेक्ट पे बोला था। तो आई थिंक ये एक अनूठा, आज का जो प्रोग्राम है, एक अनूठा प्रयोग है अपने आप में कि BLSP के साथ DF क्लब को जोड़ के, तो एक दूसरे से हम प्रेरणा लेंगे, और DF क्लब ज़्यादा प्रेरणा लेगा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से। और आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं BLSP को, तो उसके लिए बहुत बधाई के पात्र। थैंक यू। सबसे पहले सभी को एकल प्रणाम। मुझे हमारे श्री सुभाष अग्रवाल जी चेयरमैन हैं SLC ग्रुप के, उन्होंने अपना चेयरमैन CSR कॉर्पोरेट कमेटी बनाया था, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये राम जी का काम करने का अवसर मिला, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस अभियान में। आज हमारा जो WhatsApp ग्रुप है, जो हमने एकल CSR ग्रुप बनाया हुआ है, लगभग 900 लोग उसमें हैं। आज दिवाली की वजह कह लीजिए, ट्रैफिक की वजह कह लीजिए, बहुत सारे कारण हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद यहाँ खाने की जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर ऊपर से दुखद समाचार ये है कि आज हमारे जो श्री सुभाष अग्रवाल जी चेयरमैन SLC ग्रुप है, आज उनकी माता जी की पुण्यतिथि ठहरी थी, तो वहाँ पे भी सब लोग पंजाबी बात कहते हैं, मैं भी गया वहाँ पे। उनका टाइम 3:30 से 5 बजे था। काफ़ी लोग तो हमारे वहाँ से आए हैं 5 बजे के बाद चल के, तो कुछ लोग आगे से करके जो भी कारण रहा हुआ उनका परिवार में, इसलिए ये सब नहीं हो पाया। तो बड़े सौभाग्य की बात है, जैसे बताया कि राष्ट्र निर्माण का काम है, हमारे धर्म का काम है, समाज सेवा का काम है, और सबसे बड़ी बात है कि ये एकल से जुड़ के एकल में कंट्रीब्यूट करके एक बहुत बड़े सेटिस्फेक्शन का महसूस होता है। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग चाहे एक स्कूल से शुरू कीजिए, आधे स्कूल से शुरू कीजिए, पर जरूर कीजिए, और आपको फील होगा। हम हर साल 5 साल 10 वन यात्राएं करते हैं, और वन यात्रा का मतलब है कि जहाँ दूर दराज के इलाके में स्कूल चल रहा है, वहाँ पे जाके बच्चों के साथ बैठते हैं, देखते हैं, और जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपकी आंखें भर जाएंगी कि किन परिस्थितियों में वो
बच्चे रहते हैं जहाँ पे हम उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारे एकल के बच्चे आज बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर एजुकेशन लेके पहुँच चुके हैं, और हम उन सबको सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा देश का काम भी हो सकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी लोगों से, जरूर जरूर जितना भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और धनी तन और मन से तो कर सकते हैं चीज, जरूर इस सोच जुड़े। और जो हमारे ये प्रचार प्रसार होता है लोगों को जोड़ने का, ये जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आर्य जी ने मेरी तारीफ इतनी कर दी, मैं तो सिर्फ एकल का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और एकल में जो आता है वो साधारण कार्यकर्ता ही होता है। एकल में सिर्फ पद व्यवस्था के लिए होता है, अदरवाइज सभी कार्यकर्ता है। मिसेस नायक, मिस्टर नायक ने इतने अच्छे गाने गाए, उसके बीच में मेरे को आदेश हुआ तो मैं खड़ा हो गया हूँ, अदरवाइज़ तो कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा था इनके गानों के आगे। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। CSR में सबसे पहले ONGC ने भारत लोक शिक्षा परिषद को स्टार्ट किया CSR देना, और उसके लिए सबसे पहले मैं, हमारे जो सराफ साहब हैं, सराफ साहब ने ये काम स्टार्ट किया था PSU, और उसके बाद ONGC लगातार इतने सालों तक एकल को सहयोग करती आई है। मैं ONGC का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद में फिर IGL ने स्टार्ट किया, इंजीनियर्स इंडिया ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद IIDL ने स्टार्ट किया, गेल ने स्टार्ट किया, IRF ने स्टार्ट किया, कॉनकोर ने स्टार्ट किया। ये संस्थाएं तो अभी हमारे विजय जी ने बताई तो है, लेकिन PSUs और भी एकल को सहयोग करती आई हैं और कर भी रही हैं। और उसके साथ साथ में जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, वो भी CSR के अंदर तहत जिन्होंने अपना, बल्कि उन्होंने अपनी NGO बनाई हुई है, उसके बावजूद वो एकल को सहयोग करते हैं। ये हमारे बुजुर्ग बड़े, कितना समय दे रहे हैं आर्य जी मेरे को, मुझे पता नहीं। आर्य जी ने मेरे को 2 मिनट कहा था, 2 मिनट मैंने अभी पूरे कर चुका हूँ। लेकिन खैर, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि दान जो है वो हमेशा, दान जिसको देना चाहिए उसको ही, जो दान का असली हकदार है उसको ही दान देना चाहिए। और जो असली हकदार है दान का, ये हमारे चाहे PSUs हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, वो उन्होंने पाया कि एकल वाकई में इस दान का हकदार है, इसलिए एकल को दान दें। हमारे अभी राजीव और माधुरी जी बैठे हैं, और राज चावला जी और मिसेस चावला हैं। एकल के अंदर प्रवास अगर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रवास करते हैं, और माधुरी जी और राजीव तो बहुत ही ज़्यादा प्रवास करते हैं। और जब प्रवास करते हैं और जितनी इनको जाकर के प्रवास करके वनवासी क्षेत्रों में जो खुशी होती है, और जो ये बयान करती हैं, बताती हैं, और इनके साथ साथ जितने लोग जाते हैं उनको इतनी आनंद की अनुभूति होती है। अभी हमारे नीरज जी ने जो प्रेजेंटेशन दी आपके सामने,
वो प्रेजेंटेशन आपने देखी और मैं देख रहा था कि जितने लोगों ने देखी वो बड़े उत्साह से देखी, लेकिन जब आप जाएंगे, देखेंगे और समझेंगे एकल क्या है, तब उसको जो उसकी अनुभूति आपको होगी और जो जानकारी बढ़ेगी, उसका अनुमान सिर्फ ये स्लाइड देख करके, पिक्चर देख करके नहीं आ सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिसने एकल को के साथ जाकर के वन यात्राएं की हैं, वो एकल का हो गया। एकल से हट नहीं सकता वो, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और अभी मैं एकल के कार्य से ही यूएसए गया था, पिछले 10 दिन का प्रवास था। वहाँ का एनआरआई भारतीय, उनके बच्चों को आवश्यकता नहीं है पैसे, उनके बच्चे इतने समृद्ध हो चुके हैं। माधुरी जी बैठी हैं, वो नाड़ हिला रही हैं, हाँ हाँ कह रही हैं, क्योंकि इनके बच्चे भी इतने सक्षम हैं। वो कहते हैं कि हमारे को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम खुश हैं। आप जो आपके पास पैसा है वो आप अपना देखें, और वो सोशल काज को जब ढूंढते हैं तो यूएसए में भी एकल के प्रति लोगों की जो भावना है, यूएसए के लोग इंडिया आकर के वनवासी क्षेत्रों में जा कर के जब देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं और करोड़ों रुपए एकल के लिए दान देते हैं। ये मैं आप लोगों की जानकारी हेतु बताऊं। लंबा बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ बोलने का, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये जब आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एकल को पैसा मत दीजिए, पहले एकल को जानिए, देखिए, समझिए, और उसके बाद फिर आप अपने आप से एकल के साथ जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।